अब बता दिया, मैं भूल गया कि इधर मैं परेशान हूँ इसके लिए, नेट के लिए, नेट मेरा बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने कर दी। आप रिकॉर्डिंग का मुझे बता दिया कीजिए शुरू में ना, कभी मिस हो जाता है ना। ओके, एडवर्स रिएक्शन आर रियली दैट व्हाई, अच्छा ये हमने कर लिया। एवरी ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव टेस्टिंग, इसको हम टेस्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी जब हम टेस्ट करते हैं तो हमारा जो पॉपुलेशन होती है वॉलंटियर्स की, क्योंकि मैं क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर हूँ पंजवानी सेंटर में, मैं नई दवाओं को टेस्ट करवाता हूँ फेज 1 पे, तो उसमें हम लोग 14 to 24 वॉलंटियर लेते हैं हेल्दी, उस पर ड्रग को टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो सेकेंड फेज होता है उसमें फिर हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहाँ पे एक लिमिटेड एक हॉस्पिटल लेते हैं, उसमें कुछ 100-50 मरीजों को दवा दे के देखते हैं कि आउटकम क्या रहा है। उसके बाद फिर हम 10, 12, 20, 25, 50 हॉस्पिटल लेते हैं और उसमें 5,000 से अबव पेशेंट को ट्रीट करते हैं, फिर हम उसका रिजल्ट देखते हैं, फिर जाके प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होती है, फिर पूरे मुल्क के अंदर वो और पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बिकती है, मार्केट में दवाएं बिकती हैं। तो इसका सारा टेस्ट के थ्रू गुजरती है, फिर भी कहीं कहीं ये किसी किसी पेशेंट में रिएक्शन देता है, तो वी हैव टू नोट डाउन दैट आल्सो। दिस इंक्लूड टेस्टिंग इन एनिमल, एनिमल में हम टेराटोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। टेराटोलॉजिकल मतलब डीएनए को कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा वो, ठीक है ना, म्यूटेशन तो नहीं कॉज कर रहा वो ड्रग। और टॉक्सिकोलॉजी का मतलब है कोई पॉइजन कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं आ रहा उसका। एंड ओनली वंस द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग इज एस्टैब्लिश्ड इट इज टेस्टेड इन द ह्यूमन, उसके बाद फिर इंसानों पर टेस्ट करते हैं। वंस अप्रूव्ड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट। अनफॉर्चुनेटली सेवरल एडवर्स effect appear when the drug is introduced into the larger population. Many drugs have had label change introduced of the black box warning on their label. अब इस ड्रग के लेबल पे ब्लैक बॉक्स वार्निंग दे दी जाती है कि ड्रग खतरनाक है, बच्चों से दूर रखें, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें, और हैड टू बी विड्रॉन ड्यू टू दिस रीजन। या तो बहुत साइड इफेक्ट दे रहा है एडवर्स इफेक्ट, तो विड्रॉ कर लेंगे। दीज एडवर्स इफेक्ट कम टू द नोटिस ऑफ अथॉरिटीज, आइदर एफडीए जो हमें नोटिस लेते हैं ड्रग्स का, थ्रू स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग बाय फिजिशियन और वेरियस स्टडीज कंडक्टेड। जहाँ स्टडीज ड्रग पे कंडक्ट हो रही है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल के, वो लोग रिपोर्ट करेंगे या आपका फिजिशियन रिपोर्ट करेगा जब वो प्रैक्टिस में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइप ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज, अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है इस डिजीज, ये डिजीज कौन कौन से ऑर्गन्स पे अफेक्ट कर सकती है। डिजीज कॉज्ड बाय द ड्रग कैन बी आइदर प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल। एनाफिलेक्टिक शॉक होता है ड्रग से, एकदम पेशेंट शॉक में चला जाता है। आइडियोसिनक्रेसी कहते हैं, विदाउट एनी रीजन आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी मीन्स विदाउट एनी रीजन, हमें पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है और वो हो जाता है, साइड इफेक्ट। Predictable effects are an extension of the normal pharmacological effect of the drug. For example, blood thinner, anticoagulants and antiplatelets drug. एंटीप्लेटलेट कौन सी है? जो जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल होती है, ब्रोफिन है, डाइक्लोफेनिक सोडियम है, ठीक है ना, ऑस्टान है, मेफेनेमिक एसिड जिसका जेनेरिक नेम है, दैट आर यूज्ड टू प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एंटीकोगुलेंट जिसे कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, या एंटीप्लेटलेट भी जो है आपकी प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है। एंटीप्लेटलेट भी प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होने देता, प्लेटलेट थिन हो जाता, मतलब ब्लड थिन हो जाता है, खून ज़्यादा देर तक बहता है। क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड कैन कॉज ब्लीडिंग एज अ साइड इफेक्ट। सेवरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन लाइक इंसुलिन एंड सल्फोनाइलयूरिया कैन कॉज लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल एकदम गिरा देगा। बाद जो ओरल ग्लाइसेमिक एजेंट्स कहलाते हैं, सल्फोनाइलयूरिया और बेगोनाइट के दो ग्रुप्स हैं, बेगोनाइट और सल्फोनाइलयूरिया। इंसुलिन जो इंजेक्टेबल फॉर्म में है। ऑन द अदर हैंड, unpredictable effects are completely unrelated to the therapeutic effect of the drug. For example, amiodarone, a drug used to treat abnormal heart rhythm, means anti-arrhythmic drug है ये, ठीक है, anti-arrhythmic drug है ये, और ये जो है हम यूज करते हैं किसके अंदर यूज करते हैं? एरिथमिया, यानी रिदम ऑफ द हार्ट, लुब डुब लुब डुब, जो रिदम है तो लुब 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 डुब 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 ऐसा हो जाती है। कैन कॉज लंग्स डैमेज। Depending on their severity, drug-induced diseases may be classified as a mild, moderate, or severe, or lethal if they cause death. तो हम इसको थेरेपेटिक इंडेक्स में भी लेते हैं। आपको याद होगा LD50 और AD50 जो आपने शायद पढ़ा हो, तो उसके अंदर आपने देखा है कि LD50, AD50 क्या इफेक्टिव डोज और लीथल डोज क्या है। तो अगर ये ड्रग बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट दे तो ये लीथल बन जाती है, यानी डेथ कॉज कर देती है। Drug-induced diseases can affect various organ system of the body.
नाउ दिस कैन अफेक्ट ऑन योर ऑर्गन्स, मे बी रीनल शट डाउन हो जाए, रीनल फेलियर में डाल ले जाए ये ड्रग आपको, ये हार्ट के अंदर कोई टैकिकार्डिया प्रोड्यूस कर दिया। एंटी डिप्रेसेंट एंड एंग्जाइटी ड्रग्स कॉजेज साइकोसिस, बंदा चीखना धारना शुरू कर दे, गालियां देना शुरू कर दे, बदतमीजियां शुरू कर दे, बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज शुरू कर दे। ये एक्चुअली उसका कसूर नहीं है बेचारे का, ये कसूर किसका है? ये कसूर है दवा का। Several drugs have been banned because of their ability to cause serious diseases. The list of drugs that cause diseases can go on for several pages. Here are some examples listed below according to the organ system. हम वैसे अगर हम जाएं तो बहुत सारी दवाओं के पूरे पूरे जो है ना किताबें भरी हुई हैं। अब तक जितनी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है दुनिया में, कितनी विड्रॉ कर ली गई इसी साइड इफेक्ट की वजह से, क्योंकि वो कोई ना कोई वाइटल ऑर्गन पे अपना इफेक्ट छोड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवैस्कुलर में ले लें, एक ड्रग आई थी 2002 में, रोफिकॉक्सिब। ये कॉक्स2 इनहिबिटर होता है, पेन किलर है, एनसेड की तरह नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। स्टेरॉइड अलग चीज होती है, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जिसमें डेक्सामेथासोन वगैरह आता है। और ये जो है ये ड्रग जो है रोफिकॉक्सिब कॉक्स2 इनहिबिटर है। अब कॉक्स2 इनहिबिटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब ब्लड वेसल्स का इंटीमा टूटता है, अंदर की दीवार टूटती है ब्लड वेसल्स की, उसको इंटीमा कहते हैं, वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स के। जब फॉस्फोलिपिड्स रिलीज होता है तो वो दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है, एक का नाम होता है थ्रोम्बोक्सिन, एक का नाम होता है प्रोस्टासाइक्लिन। और इससे पहले जो है ना कॉक्स2, कॉक्स1 कॉक्स2, कॉक्स2 लेफ्ट पे होता है, कॉक्स1 लेफ्ट पे होता है और कॉक्स2 राइट पे होता है। कॉक्स1 जो है वो थ्रोम्बोक्सिन A2 की तरफ होता है और कॉक्स2 जो है वो प्रोस्टासाइक्लिन की तरफ होता है। ये आपने अगर कैस्केड ऑफ इंजरी पढ़ा हो तो आपको याद आ जाएगा। That it would avoid the adverse effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs and NSAIDs like stomach ulcer. इससे अल्सर नहीं होता क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो थ्रोम्बोक्सिन पे नहीं है। इसका फंक्शन जो है ये क्या करता है कि प्रोस्टासाइक्लिन पे इसका इफेक्ट है। तो थ्रोम्बोक्सिन प्लेटलेट से रिलेटेड है और एक्चुअली एक बैलेंस है। बैलेंस ये है, थ्रोम्बोक्सिन जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है, तो हम वहाँ पे एंटी प्लेटलेट दवा देते हैं जिसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम आता है, आइबोप्रोफिन आता है और आपके पांस्टान आता है, एस्प्रिन आती है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम प्लेटलेट थ्रोम्बोक्सिन को नहीं छेड़ते। हम क्या करते हैं, जो प्रोस्टासाइक्लिन है वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रोकता है, यानी होमोस्टेसिस है इसका मैकेनिज्म, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन का एक बैलेंस है थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन। इसी तरीके से कॉक्स1 और कॉक्स2 का है। कॉक्स1 क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन वाली साइड से, कॉक्स2 जो है वो प्रोस्टासाइक्लिन की साइड से है, तो ये क्या करती है, प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होने देती। तो अगर हमने उधर तो छोड़ दिया प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए और यहाँ पे हम प्लेटलेट एग्रीगेशन को नहीं होने दे रहे, सॉरी प्लेटलेट एग्रीगेशन को हमने फ्री छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो एग्रीगेट होकर थ्रोम्बस बनाएगा और हार्ट में जाकर ऑक्लूड होकर हार्ट अटैक हो जाएगा। सो लाइक स्टमक अल्सर में NSAIDs नहीं देते, कॉक्स2 GI के ऊपर इफेक्ट मिनिमम करता है, तो इसको हम सेफ समझ के हमने प्रोडक्ट लॉन्च। अनफॉर्चुनेटली इट्स यूज वाज एसोसिएटेड विद अ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स लाइक अ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। अब यहाँ चूंकि एम्बोलाई बन रही है, प्लेटलेट एग्रीगेट कर रही है, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। आपने प्रोस्टासाइक्लिन को सप्रेस कर दिया जो उसको रोकता था और थ्रोम्बोक्सिन को फ्री छोड़ दिया। तो थ्रोम्बोक्सिन क्या कर रही है, वो एग्रीगेट कर रही है और उसको डी एग्रीगेट करने वाली जो चीज़ थी प्रोस्टासाइक्लिन, उसको आपने कॉक्स2 से इनहिबिट कर दिया, तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ गया और जिसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेट होना शुरू हुई और कार्डियोवैस्कुलर इवेंट हुई लाइक हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। ये पूरा एक्चुअली फिनोमिना है, इसको आप जाके देखिएगा, फिजियोलॉजी में मैंने पढ़ाया था ये आपको। एंड द ड्रग हैड टू बी विथड्रॉन फ्रॉम द मार्केट। इसके बाद ये मार्केट से उठा ली गई प्रोडक्ट। ये मैंने 2002 में लॉन्च भी की थी पाकिस्तान में, तो 2 प्रोडक्ट हमने लॉन्च की थी इसके लिए, एक को तो फॉरन विड्रॉ कर लिया था हमने। सेवरल ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी मेट अ सिमिलर फेट। अब हम मोटापे के लिए कुछ दवाएं इस्तेमाल करते हैं, इसका भी यही है, फेनफ्लोरामाइन, डेक्सफेनफ्लोरामाइन
affected the heart valve. अब ये दवाएं तो हम मोटापे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कम करने ओबेसिटी, मगर क्या कर रही है, हार्ट के जो वॉल्व है, कितने वॉल्व होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं हार्ट के। कौन कौन से होते हैं? एक माइट्रल वॉल्व होता है, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, एक एयोटिक वॉल्व होता है और एक पल्मोनरी वॉल्व। याद है आपको? आवाज नहीं आ रही है, नहीं याद है, इसका मतलब अपनी चीज़ों को रिवाइज किया कीजिए आप लोगों को, फिर ताकि समझने में आसानी हो, नहीं तो आप अजीब फीलिंग आएगी आपको। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? हेलो? यस सर, आ रही है। जवाब नहीं आता है, कोई नहीं बोलता। कितने बच्चे बैठे हैं मैं देखूं जरा। सर याद आ रहे सर, आप बता रहे थे तो। याद करें और उससे शेयर करें मेरे साथ। While सिबोट्रामाइन was associated with the cardiovascular event and stroke, एक और दवाई है सिबोट्रामाइन, वो भी हार्ट के ऊपर जाके इफेक्ट करती है और स्ट्रोक का मतलब है एम्बोलाई बनाती है, ताकि ऑक्लूड करती है तो आगे ब्लड नहीं मिलता, इसे स्ट्रोक कहते हैं। Therefore had to be removed from the market, इस वजह से मार्केट से दवाएं निकाल ली गई है। अब समझ में क्या रहा है, एमटीएम देखिए इतना आसान नहीं है। एमटीएम की जो हमने बात की, एमटीएम का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट। ये सारी चीजें मैनेज करनी है डॉक्टर फार्मासिस्ट को, दोनों को ये खबर होनी चाहिए। और फार्मासिस्ट चूंकि लीडिंग पोजीशन में अब आ चुका है, डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाला है, डिजीज की डायग्नोसिस करने वाला आदमी है, मगर आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो थेरेपेटिक प्लान आप उसको बना के दे रहे हैं, उसमें सब पे आपने नजर रखनी, बीइंग अ फार्मासिस्ट। तो मेरे जब फार्मासिस्ट मार्केट में उतरे तो इन चीज़ों का, फार्मेसी प्रैक्टिस का पता हो उनको पहले से, एंड दे शुड प्ले देयर पार्ट इन द मार्केट। सेवरल ड्रग्स हैव बीन एसोसिएटेड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब बहुत सी दवाएं हैं जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? हार्ट पंप नहीं कर पाता, जब पंप नहीं कर पाता तो उसमें पानी अकोमुलेट हो जाएगा और वो लंग्स के अंदर, सॉरी वो जो लंग्स में जो है वो हार्ट खून नहीं फेंक सकेगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में होगा तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा उसको। दीज इंक्लूड्स एंटी डायबिटिक ड्रग्स। रोज़िग्लेटाज़ोन एक एंटी डायबिटिक ड्रग है जिसका नाम है रोज़िग्लेटाज़ोन। वो क्या करती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। दिस शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट हु हैज ऑलरेडी सफर्ड फ्रॉम हार्ट फेलियर, जिसका हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल काम ही नहीं कर रहा, हार्ट फेलियर में वो जा रहा है, उसकी मसल्स कमजोर हो गई हार्ट की, तो उसमें ये दवा नहीं इस्तेमाल करेंगे। ड्रग दैट स्लो डाउन द हार्ट लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे है, आप या बीटा ब्लॉकर है, जो बीटा रिसेप्टर जो होते हैं हार्ट पे उसको जाके ब्लॉक करते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो ये भी जो है हार्ट रेट को कम करेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी की जो ताकत है हार्ट में ड्यू टू कैल्शियम वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप कैल्शियम को ब्लॉक कर रहे हैं, तो हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। And corticosteroid that causes retention of salt and water can also cause heart failure. Heart failure में अगर आपने स्टेरॉइड यूज कर दिए तो क्या होगा, स्टेरॉइड्स रिटेंशन ऑफ सोडियम करते हैं, यानी नमक रोकते हैं जिस्म में, और नमक पानी को रोकता है जिस्म के अंदर, ठीक है ना। इस तरीके से हार्ट पे ज्यादा बर्डन आएगा, जब वॉल्यूम ऑफ ब्लड 5 लीटर से ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो उसके ऊपर इफेक्ट छोड़ेगा और हार्ट पंप नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी फेलियर में जा रहे हैं। फिर है एस्टिमेजोल, फिर है टर्फेनेडिन, ये सब एंटी एलर्जिक है। टिसाप्राइड कैन अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अब ये जो तीनों मैंने आपको नाम लिए हैं, एजिटेमिजोल और टर्फेनेडाइन एंड टिसाप्राइड, ये सब एंटी एलर्जिक्स हैं, और ये क्या करते हैं कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है विच इज फ्रॉम एसी नोड, एवी नोड, पर्टनजी फाइबर, इसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो इंपल्सेस आगे जा रहे हैं इसके अंदर इंटरफेयर करते हैं, तो क्या होगा, आपका पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बिगड़ जाएगा। ये ईसीजी पे नजर आता है कि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को शो करता है, वो ग्राफ आपका डिस्टर्ब नजर आएगा, क्यूटी इंटरवल जो है वो बढ़ जाएगा of the heart, causing the prolongation of the QT interval and resulting in the condition called the torus depontus। इसको हम कहते हैं torus depontus, यानी हार्ट की कंडक्टिविटी इतनी खराब होगी कि हार्ट इतना तेज धड़केगा कि कार्डियक आउटपुट जीरो पे चली जाएगी और वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा, सारे वाइटल ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे, किडनी है, लीवर है, पेनक्रियास है, तमाम चीज़ें, ब्रेन है, सब फेलियर में जाएंगे। The chances of this side effects are particularly high when one of these drugs is administered with drug that prevent its breakdown like erythromycin and ketoconazole। ये बहुत मशहूर है, ये एक फॉर्मिस। अब ये सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। Whenever a patient will come with throat irritation, the drug of choice is erythromycin, ठीक है ना।
मैक्रोलाइड में आती है ना एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन हम देंगे उसको, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, ये जो नए ग्रुप्स आ गए हैं, जनरेशन जो उसके आगे वो देंगे। इट्स अ वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छी इफेक्टिव। मगर अगर इसके साथ उसको आपने एंटी एलर्जिक में एस्टिमेजोल दे दिया, टरफेनिलिन दे दिया, सिसप्राइड, तो पेशेंट मर जाएगा। क्यों मरेगा? क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग, यानी हार्ट फंक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और उसकी वजह से डेथ हो जाएगी पेशेंट की। सो यू शुड बी केयरफुल while patient has got a throat infection, taking macrolide, erythromycin, roxithromycin, azithromycin, whatever he is taking. And if he is taking anti-allergic, which is mentioned above, the patient will land into Todd's de Pontus. In the same way, if you have got an infection on your finger, and that is a fungal infection, if it is a fungal infection, and along with this, you are giving above anti-allergic, estimizole, terfenadine, or cisapride, the patient will land into Todd's de Pontus, that is a tachycardia, the heart beat change from 72 to 150 or more than that, and the cardiac output becomes zero, क्योंकि जल्दी जल्दी कंट्रैक्ट करेगा तो भर नहीं सकेगा, इसलिए खून ज्यादा कम से कम निकालेगा बाहर, क्योंकि जल्दी जल्दी कंट्रैक्ट कर रहा है, उसकी फिलिंग टाइम उसे नहीं मिलेगा। तो फिलिंग टाइम नहीं मिलेगा तो आगे पास ऑन नहीं करेगा, तो वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं होगा, सारे वाइटल ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे। समझ में आई ये बातें आपको? सो बीइंग अ फार्मासिस्ट यू मस्ट हैव दिस नॉलेज। हम जो फार्मेसी प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं इस वक्त, और हमारा जो सब्जेक्ट है क्लिनिकल फार्मेसी, क्योंकि मैं फिजिशियन हूँ, ये मैं चीज़ें देखता हूँ वार्ड में, मैंने काम किया हॉस्पिटल में, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इसीलिए कि नाउ बीइंग अ फार्मासिस्ट यू मस्ट हैव मोर नॉलेज देन एनी अदर मेंबर ऑफ योर टीम, एंड विदाउट योर हार्ड वर्क and dedication and sincerity and honesty in your profession, you cannot serve the patient. और अगर आपने एक भी पेशेंट को सही तरीके से सर्व कर दिया एमटीएम के थ्रू, तो आपकी जन्नत लिख दी गई है। यू विल गेट रिवार्ड हियर एंड आफ्टर दैट। तो ये आपकी आप पे एक लाइबिलिटी है आपके ऊपर कि बीइंग अ फार्मेसिस्ट कीप इन टच विथ योर बुक्स एंड लिटरेचर। द स्किन, अब स्किन में हम देखते हैं ये दवाएं क्या करती है। द स्किन इज द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द बॉडी दैट देयरफॉर any reaction is very easy to notice. Drug induced skin reaction may be acute or chronic. ठीक है ना, रिएक्शन स्किन पे आएगा, रिएक्शंस आ जाएंगे, दाने निकल जाएंगे, लाल हो जाएगी स्किन, नीली हो जाएगी स्किन, ये सब होगा। The acute reaction may vary from a simple rash and itching to a serious condition like angioedema, it means edema on the heart, edema on the organs, and Stephen-Johnson syndrome और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, यानी स्किन झड़ना शुरू हो जाएगी। ड्रग दैट ऑफन कॉज एक्यूट स्किन रिएक्शन इंक्लूड्स पेनिसिलिन। अब ये यहाँ पे भी फिर एक और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो एज अ फार्मासिस्ट ऑलवेज रिमेंबर, whenever you will get a prescription of a doctor written penicillin injection, proton penicillin or benzythicol penicillin, whatever the penicillin group, or sulfonamide, sulfadiazines, sulfamethoxazole, any sulfur drug, or alloperidol. So anti-gout drug, एक ड्रग होती है जो गाउट में दिए जाते हैं। गाउट कहते हैं जो हड्डियों में दर्द होता है और क्रिस्टल बन जाते हैं, एलोप्यूरिन। And those that treat seizures and mental illness like anticonvulsant and antipsychotic. ये ड्रग भी जो है एंटी कन्वर्जेंट एंड एंटी साइकोटिक। एंटी कन्वर्जेंट में क्या आता है? एंटी कन्वर्जेंट में आता है कार्बामेज़ापाइन, फिर इसके बाद जो है ना जो एपिलेप्सी की मशहूर फेनेटोइन, ठीक है ना, ये सारी एपिलेप्सी की दवाएं। एंटी साइकोटिक में बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप आता है पूरे का पूरा। A special type of skin reaction by drug is called the fixed drug eruption. Here the skin lesion appear only on a particular part. Fixed reaction are not noted with the tetracycline. Tetracycline से side effects आता है स्किन का। Barbiturates, इसमें 3 किस्म की बार्बिचुरेट हैं, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। देन सल्फोनामाइड्स, और इसके अलावा द ब्लड थिनर है वार्फरिन और हेपरिन। हेपरिन इंजेक्टेबल फॉर्म में, वार्फरिन ओरल फॉर्म में। कैन रेयरली कॉज नेक्रोसिस ऑफ द स्किन, ये कभी कभी ये भी कॉज करता है मगर बहुत कम करता है।
सल्फोनेमाइड्स क्लोरोक्विन मलेरिया में इस्तेमाल होती थी, आजकल नहीं हो रही है, मगर आजकल कोविड के लिए उन्होंने क्लोरोक्विन का रिकमेंडेशन किया। एंड टेट्रासाइक्लिन कैन प्रोड्यूस अ फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी धूप में जाने से सल्फोनेमाइड या क्लोरोक्विन खा के जब आप धूप में जाएंगे तो इससे आपकी स्किन पर इरेक्शंस आएंगे। Reaction that develop when the patient taking these drugs is exposed to sunlight. Therefore, patient on these medications are asked to avoid sunlight while being treated. Hydralazine जो कि ब्रोंकोडाइलेटर है, खांसी के अस्थमा की दवाएं, and furosemide use a chronic immunological reaction called the SLE-like symptom. SLE सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ये ऑटोइम्यून एक डिजीज होती है जिसमें खवातीन में ज़्यादा होती है, बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं, बाल रूखे हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। 16 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची, 50 साल की बच्ची लगती है क्योंकि चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं, एडिपोस टिश्यूज रिमूव हो जाते हैं। ये सब अंडर स्ट्रेस होता है फीमेल के साथ। ये डिजीज ऑटोइम्यून डिजीज जो कहलाती है एसएलई। एसएलई टाइप रिएक्शन लगेंगे, नजर आएगा हाइड्रोलाइजाइन से और प्रोपेमाइड से। ब्रेन एंड नर्व पे क्या इसका असर होगा इन ड्रग्स का? हमने अभी तो डिजीज पढ़ी थी, अब हम ये देख रहे हैं। द एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स आइसोनियाजिड और आईएनएच इंटरफियर विद द यूटिलाइजेशन ऑफ B6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरकुलोसिस का 9 महीने का ट्रीटमेंट होता है। पहले 4 महीने में हम 4 ड्रग्स देते हैं, रिफेम्पिसिन, इथेनबुटॉल, आईएनएच और पैराजोनामाइड। फिर उसके बाद 2 ड्रग विड्रॉ कर लेते हैं और 2 ड्रग रिफेम्पिसिन और आईएनएच कंटिन्यूस 7 महीने और आगे चलती है, तो वो 9 महीने तक चलती है। बाकी 4 ड्रग में से 2 ड्रग सिर्फ 2 महीने के लिए देते हैं। जब स्पुटम कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसे विड्रॉ कर लेते हैं। तो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग जो है आइसोनियाजिड, आईएनएच कहते हैं इसको, इंटरफियर विद द यूटिलाइजेशन ऑफ B6। तो अब B6 की कमी से बहुत सारी विटामिन बी की डिजीजेज होती हैं। एंड कॉजेज द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, यानी नमनेस हो जाएगा हाथ में, सुइयां चुभेंगी हाथ में, गर्म ठंडे का एहसास नहीं होगा। रेंजिंग फ्रॉम द पेरिफेरल न्यूराइटिस, यानी पेरिफेरीज उंगलियां और पांव की उंगलियां बिल्कुल सूंध हो जाएंगी। मेंटल डिस्टर्बेंस एंड रेयरली सीजर फिट्स भी पड़ेंगे। थियोफाइलिन एन एंटी एस्थेमेटिक मेडिकेशन इफ नॉट मेंटेन विद इन नॉर्मल लेवल इन द ब्लड। थियोफाइलिन क्या चीज होती है? ये ब्रोंकोडाइलेटर है, एस्थमा में इस्तेमाल होता है, एंटी एस्थेमेटिक है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इफ नॉट मेंटेन विद इन नॉर्मल लेवल इन द ब्लड, एक खास मकदार ब्लड में इसकी होनी चाहिए, तो उस अगर नहीं होगी तो फिर ये अपने साइड इफेक्ट देने से कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स लाइक रेस्टलेसनेस, बेचैनी होगी, ट्रेमर, कांपना शुरू हो जाएंगे हाथ पांव, विच में ऑल्सो प्रोग्रेस टू सीजर्स एंड विद एबनॉर्मल हार्ट रिदम। हार्ट की जो रिदम है, लुप डुप लिप डुप लुप डुप, उसको ये डिस्टर्ब कर देगी। तो ये इस तरीके से, और सीजर्स भी देगी, फिट्स भी होते, फिट्स के साथ साथ ये एबनॉर्मल सिम्टम जो बता रहा हूँ वो होंगे, यानी सीजर भी देगी ये थियोफाइलिन। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एज अ फार्मासिस्ट कि कौन सी ड्रग किस जगह पे जाके इफेक्ट करती है। तो जो सीजर्स होंगे अलॉन्ग विद एबनॉर्मल हार्ट रिदम, रिदम चेंज करेगी और शॉक की कंडीशन होगा, यानी हार्ट की जो रिदम है लुप डुप वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये तमाम सिलसिला चलेगा। ये तमाम दवाएं हैं जो जिसको हम देख रहे हैं। अच्छा, जब मैं देखूं यहाँ कहाँ तक हमें जाना है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद आपका, अच्छा ये अभी काफ़ी बाकी है, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा है ब्रेन पे क्या इफेक्ट है ड्रग्स के, ये आप लोग पढ़िएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू पीपल आर मूविंग फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल साइड। अब आपका चूंकि 4था साल है ये और आपका आखिरी साल बच गया नेक्स्ट, उसमें आप मूव कर रहे हैं। कहाँ मूव कर रहे हैं? यू आर मूविंग फ्रॉम, आप मूव किस तरफ कर रहे हैं? आप अब मूव करेंगे प्रैक्टिकल साइड पे। सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, फार्मेसी प्रैक्टिस की बातें हम कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट नाउ। टाइम अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस पे लगाइए, सारे अपने जितने एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ है उसको ख़त्म कीजिए, और व्हेन यू कम आउट ऑफ योर यूनिवर्सिटी, कहीं जाएं, एक इंटरव्यू में आपका जॉब हो जाना चाहिए। तब जब आपके पास इन चीज़ों की नॉलेज होगी, तमाम टीचर आपको नॉलेज दे रहे हैं और फाइनल ईयर में खास तौर पे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, राइट। सो हियर वी एंड द लेक्चर।
ठीक है, यहाँ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? हेलो हेलो, ठीक ठीक है ना। तो हमारे 2 सेशन हो गए एक्चुअली, एक ब्रेक बीच में आ गया था और ये इसको मैंने आपको काफ़ी कवर करा दिया। नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिलाइए, ब्रेन के बाद हम लंग्स शुरू करेंगे। ठीक है, लंग्स पे कौन कौन सी, अच्छा ब्रेन की सॉरी 1-2 दवाएं और रह गई हैं, इसको मैं कंप्लीट करा दूँ। Some of the antipsychotic drug like फ्लोफेनाजाइन एंड हेलोपेरिडोल, ये बहुत मशहूर दवाएं हैं, एंटीसाइकोटिक है, नफ्सियाती दवा है। कैन कॉज मूवमेंट डिसऑर्डर लाइक एक्यूट डिस्टोनिया, यानी मूवमेंट डिसऑर्डर हो गए, एक्यूट डिस्टोनिया कहलाता है कि आपकी मसल्स की टोन खराब हो जाती है। एबनॉर्मल मसल स्पाज्म, कभी हाथ की मसल स्पाज्म करे, कहीं पाँव की मसल, इन द फेशियल मसल, फेस एक तरफ से सुकड़ रहा है, आप समझेंगे शायद मजाक कर रहा है, दूसरी तरफ से फेस की मसल कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कभी रिलैक्स कर रही है। एक्स्थेसिया भी होता है, कंपल्सिव मूवमेंट, आपको जबरदस्ती आपके हाथ पांव मूव होते हैं, इसको एक्स्थेसिया कहते हैं। पार्किंसनिज्म जैसा होता है ये, ऐसा लगता है कि हाथ पांव ट्रेमर आ गया उसके अंदर। मैलिग्नेंट न्यूरोपैथिक सिंड्रोम विच रिजल्ट इन द स्टिफनेस एंड ट्रेमर, गर्दन अकड़ जाती है और हाथ पांव में ट्रेमर आता है। एंड टार्डस डिस्काइनेसिया विच अकर लेटर ड्यूरिंग द थेरेपी। उसके बाद एक और दवाई है प्री गैबालिन, barbiturate and benzodiazepines can cause excessive sleeplessness. Patient taking such drugs should avoid driving or using dangerous machinery while on the medication to prevent accident. ठीक है ना, आपने इसको एडवाइस करना है एज अ फार्मासिस्ट कि बेबी ये आप जो दवाई ले रही हैं, भाई साहब जो आप जो दवाई ले रहे हैं, इसके बाद गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे और किसी ऐसी मशीन में काम नहीं करेंगे जिसमें हाथ वाथ आ जाए। तो ये सारा किस पे इफेक्ट आया था, ये सारा ब्रेन सिस्टम पे इफेक्ट था। यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।